तो भैया जनता की बेहद भारी डिमांड पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वही लॉ जो सेब की उपज है। जब सेब न्यूटन की खोपड़ी पे गिरा तो न्यूटन ने सोचा ऐसा कुछ लिखा है हिस्ट्री में। ठीक है, यार हिस्ट्री से फिजिक्स में आ जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है अपना न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Newton's universal law of gravitation. Consider the situation ये है। मान लीजिए कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास m1 है, एक मास m2 है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। मीडियम कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। मीडियम तो समझ रहे हैं, इन दो मासेस के बीच में एयर है, नहीं है, कोई और मीडियम है, पानी भरा है, इस बात का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो Fg, अब आप कहोगे सर दोनों तरफ आपने Fg लिख दिया। हाँ, तो कौन सा गलत लिख दिया? न्यूटन का तीसरा नियम भी तो होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई, पहली वाली बॉडी दूसरी वाली को जितना फोर्स लगा के खींचेगी, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी को उतना ही फोर्स लगा के खींचेगी। यही तो नियम है, बस दिशा अपोजिट हो तो दिशा देखो उल्टा दिख नहीं रही। इसकी दिशा इधर है, इस पे लगने वाले फोर्स की दिशा इधर है, इस पे लगने वाले फोर्स की दिशा इधर है। नहीं समझे? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ये 2 किलो की है, 10 किलो की, ये 2 किलो की है, ये भी 2 किलो की, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फोर्स हमेशा बराबर लगेगा। अगर इसने इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाया तो ये भी इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाएगा, बस दिशा अपोजिट होगी। समझ में आया? खैर, ये एडिशनल बातें जो लॉ है मैं अब बताने जा रहा हूं। लॉ ये है, अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड of gravitational force acting on a mass due to acting on a point mass due to another mass. The magnitude of gravitational force acting on a point mass due to another mass is directly proportional to the product of their masses. पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूं तब आपको एक्सप्रेशन समझ में आएगा। and inversely proportional to the square of separation SEPRATI होता है, square of separation between them, and this force always acts along the line joining them. ये स्टेटमेंट है भैया। अगर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखने को आएगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथमेटिकली क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िए, आप खुद ही समझ जाएंगे।
द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है केवल 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, जो भी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच की दूरी के स्क्वायर के, समझ गए? जो बीच की दूरी है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा। m1 m2 न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में आया, r² डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर सबको पता है कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आ जाता है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन r²। व्हाट द पॉइंट, ठीक है। इस कैपिटल जी का एक नाम है, वैसे तो इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे लिखने के लिए आएगा तो हम केवल इतना लिख देंगे, काम चल जाना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमको करना क्या है, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में कहा गया कि स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फिर स्टेटमेंट लिखना होगा पूरा। अगर कह दिया व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो चाहे ये लिखो फिर ये लिखो, दोनों में से कोई भी एक लिखो चलेगा। लेकिन जब फॉर्मूला लिखेंगे तो डायग्राम बनाना पड़ेगा और चीजों को प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, और या तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कि m1 क्या है, m2 क्या है, r क्या है, g क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिए जाते हैं, ये नहीं कि हमें जो आता है हम वही लिखेंगे, अपना देख लो। इस g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इतना सा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, ये आखिरी एक लाइन नहीं चर्चा हुई। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग जो है वो उसी के अलोंग ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, इधर देखिए, ये m1 था, ये m2 था, एक fg इधर लिख दे और एक fg इधर लिख दे ना। जो उनकी लाइन है fg उसी में लगेगा, ठीक है। कभी कभी मान लो टीचर बहुत ज्यादा डीप में घुसना चाह रहा है कंसेप्ट के, तो पूछेगा कि कैसे पता लगा कि हमको ऐसे करना है, तो ये पता चला। ये कोई भी फोर्स जब बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही काम करता है, ठीक है। कोई भी फोर्स में भविष्य में मिल जाए, ये तो अभी एक ही आया है सामने। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे फोर्स मिलेंगे, कई सारे मिल सकते हैं जिसमें ऐसा होगा। तो जो जो फोर्स ऐसी कंडीशन को ओबे करेंगे वो हमेशा लाइन के अलोंग ही लगते हैं, और इस तरीके की कंडीशन को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रहता है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड, लेकिन वो चैप्टर जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ा जाता है क्लास 11th में तब पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करिए प्लीज।